एक बार फिर सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ आज की क्लास के लिए। और आज जो मैं बच्चों पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th लेसन नंबर 2। और चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले यानी पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत आपको बेसिक जानकारी ज़रा देना चाह रहा था। तो सबसे पहले इस चैप्टर के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है राशि। राशि क्या चीज़ होती है? तो अगर इसको एक सीधी सी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो किसी भी मान को व्यक्त करने के लिए जिस मानक को प्रयुक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कुछ में हम मान लेते हैं, किसी भी कुछ क्वेश्चन में आपको दिया होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको आयत की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो 5 अंक है ये एक राशि है, ठीक है। दूसरा होता है कुछ क्वेश्चन हम मान लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। छोटे क्लास में आपने देखा होगा, माना कि रामू की आयु या उम्र बराबर x वर्ष। जो x होता था वो क्या होता था, वो भी एक राशि है। तो इसी तरीके से हम बात करें तो राशि का जो वर्गीकरण करा हुआ है वो दो प्रकार से करा हुआ है। राशि को दो प्रकार से हम कह सकते हैं। राशि दो प्रकार की होती है। एक होती है अचल राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। तो वे राशि जिनका मान सदैव अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, उन्हें अचल राशि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंकगणित के जो अंक होते हैं वो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए उनको अगर 2 है तो 2 ही यूज करना होता है, ठीक है। 3 है तो 3 यूज करना। तो अंकगणित के फिलहाल सारे जितने भी अंक हैं वो सभी क्या होते हैं, अचल राशि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है चर राशि। तो वे राशि जिनका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे अभी किसी क्वेश्चन में अगर रामू की उम्र जो आपने x मानी है किसी क्वेश्चन में, तो उस x का मान हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए 12 वर्ष आ जाए। दूसरे क्वेश्चन हो सकता है कि रामू की उम्र किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए रामू की उम्र आपने x ही मानी है, लेकिन हो सकता है कि उसका आंसर 10 वर्ष आ जाए। तो हर परिस्थिति के लिए जो क्वेश्चन का मान है वो बदलता रहता है। तो ऐसी राशियां जिनमें x वगैरह जो माने थे हमने उन्हें चर राशि कहते हैं। तो इसको एक सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वे राशि जिनका मान परिवर्तित होता रहता है चर राशि कहलाती है। चर राशि के अगर प्रकट करने की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा के जो लेटर होता है उसमें जो x y z होते हैं, ये a b c होते हैं, ये p q r होते हैं, इनके द्वारा हम एक तरीके से प्रस्तुत करते हैं या प्रयुक्त करके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज आती है कि हमारे पास में अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर चर राशि के लिए लिया था कि अगर हम बात करें कि आयत की भुजा को, अचल राशि के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, आयत की भुजा को अगर हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया है तो 5 वहां पर देखिए एक फिक्स क्वांटिटी हो गई जो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम यही आयत की भुजा को हम मान लें कि आयत की लंबाई जो है वो 2x है, तो x का मान बदलने पर इस आयत की लंबाई बदलती चली जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके की जो राशि होती है वो कैसी राशि होती है, चर राशि। अब आता है छोटे क्लास में ये सब चीजें भी आती है कि व्यंजक क्या होता है। तो एक सीधी भाषा में अगर बात करें तो अचल राशि और चर राशि के मिश्रण से प्राप्त जो भी एक तरह का मान होता है उसे व्यंजक कहते हैं। बहुत सीधी सी भाषा में ये, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लिखा होता है कि 2x + 3y। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपके एक तरीके से निरूपण किया जा रहा है, ये एक क्या चीज है, व्यंजक है। और अगर व्यंजक का एग्जांपल लें तो x² + 3x + xy, ये भी एक व्यंजक है। तो इस तरीके से व्यंजक के बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी के बाद में अब हम लोग आते हैं बहुपद पर। तो बहुपद क्या होता है, तो मुझे ये सारा मिटा देता हूं मैं एक बार। बहुपद की बात करें तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो वे व्यंजक जिन्हें a0 + a1x + a2x² प्लस एंड सो ऑन an(x⁴n) के रूप में व्यक्त किया जाता है एक चर राशि में व्यंजक, एक चर राशि में बहुपद कहलाते हैं। सीधी सी भाषा लिखी हुई कि वे व्यंजक जिन्हें a0 a1x + a2x² इस तरीके से डॉटेड an(x⁴n) के रूप में व्यक्त किया जाता है
एक चर राशि में बहुपद कहलाते हैं। जहां जहां a0 आपने देखा है, a1 लिखा है, a2 लिखा है, ये सब जो है ये लास्ट में लिखा हुआ an, ये सब कैसी राशि है? अचर राशि है, अचर राशि है। तथा जो x है, केवल एक ही मैंने यहाँ पर चर राशि ली है, तो x एक चर राशि है। और अगर इनकी घात को देखें, जो जैसी घात यहाँ पर बढ़ रही है, x की घात n लिखा हुआ है, चर राशि है। तथा n क्या चीज है? n एक ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक क्या होते हैं? जितनी भी ऋण संख्या होती है, माइनस वाली संख्या होती है, उनके बाद में जो पूर्णांक स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक। ठीक है, तो किसी भी बहुपद को हम आमतौर पे px करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और इस तरीके से pn प्लस an x की घात n। तो ये इस तरीके से बहुपद को निरूपित कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में क्योंकि केवल एक चर राशि में बहुपद है, तो मैं केवल वही एग्जाम्पल मैंने लिया है और वही चीज मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ। दो चर राशि वाले बहुपद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ क्लास नंबर 10 क्लास में, उसमें हम लोग दो चर राशि में बहुपद के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल अपनी क्लास के सिलेबस के हिसाब से एक चर राशि में बहुपद, तो इस तरीके का जो बहुपद होगा, बहुपद क्या कहलाएगा? एक चर राशि बहुपद। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि a0, a1, a2 जो है, इनको जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास अचर राशि है। और x, आप देखिए x को ही हर बार यूज करा है, तो x एक ऐसी राशि है, चर राशि है। उसके बाद में जैसे जैसे घात बढ़ती गई, लास्ट में हमने जो घात लिखी है n, वो क्या लिखी घात? तो वो n क्या है? ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक के बारे में जैसा मैंने बताया, ये कैसी संख्या होगी? ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, केवल धनात्मक संख्या होगी, वो भी जीरो भी शामिल हो सकती है, जिसी को शॉर्ट में लिखा बोला जाता है कि एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि वे पूर्णांक जो ऋण संख्याओं के बाद में आते हैं। अब आते हैं इनके उदाहरण पर। उदाहरण की अगर बात करें तो px इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये भी आपके पास में बहुपद है। एक और एग्जांपल लिए, सपोज py इज इक्वल टू y की घात 3 माइनस y प्लस 2, ये भी आपके पास में एक बहुपद है। pt का एग्जांपल ले रहे हैं, 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 9, ये बहुपद है। तो ये सारे एग्जांपल लिए हुए हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुपद की घात। बहुपद की घात मुझे लग रहा है यहाँ तक क्लियर होने के बाद में बहुपद की घात तक हम जा सकते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में जो भी चर राशि होती है, उसकी अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। इस बात को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको केवल ध्यान से समझा रहा हूँ कि किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, जब अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई बहुपद लिया हुआ है, px इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो आप देखिए इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3, यहाँ कितनी है? 2, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 0 है, तो अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 3। तो इसीलिए इस बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वो क्या कहलाई जाएगी? हो जाएगी 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, qy इज इक्वल टू, ये लेते हैं 5 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब और प्लस 7y की पावर 8। अगर इस बहुपद की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए y नहीं है, तो इसलिए y की घात यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ y की घात 8 है। तो अगर इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी, अधिकतम घात को देखेंगे तो अधिकतम घात 8 मिल रही है, तो 8 इसकी अधिकतम घात हो जाएगी, ये इस बहुपद की घात हो जाएगी। इसके बाद में आता है बहुपद का निरूपण। बोर्ड रफ कर देता हूँ, इससे पूरा आपको क्लियर अच्छी तरह से जाए। बहुपद का निरूपण, अगर हम बहुपद को बात करें किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है आरोही क्रम और दूसरा कहलाता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? जब किसी बहुपद में x की यानी कि चर राशि की बढ़ती हुई घातों के क्रम में उसे व्यक्त करते हैं, तो उस बहुपद को आरोही क्रम में कहा जाता है। उदाहरण की अगर बात करें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3। तो आप देखिए, मैं इस उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 5 लिखा है, इसमें एक्स की घात नहीं है,
यानी कि चर राशि की घात इसमें 0 है, इसमें चर राशि की घात 1 है, इसमें चर राशि की घात 2 है, इसमें चर राशि की घात 3 है। तो क्योंकि घातें लगातार बढ़ रही हैं तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। उसके बाद में दूसरा होता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है? वह बहुपद, एक तरीके से कह सकते हैं उस बहुपद को जब x की या चर राशि की घटती हुई घातों के क्रम में लिखा जाता है तो उसे किस क्रम में कहा जाता है? अवरोही क्रम में। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जैसे x की घात 5 माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 9। अगर आप देखें तो इस बहुपद को घातों के घटते क्रम में लिखा हुआ है। x की घात अधिकतम यहाँ पर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो इस तरीके से आपकी घातें घट रही हैं। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम। मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है बहुपद के प्रकार को लेकर, क्योंकि बुक्स में भी इस तरीके से नहीं गिवन है जिस तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बहुपद के प्रकार को अगर आप देखा जाए तो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, दो तरीके से बांट दिया जाता है। एक होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर तो सबसे पहले पदों के आधार पर देखें तो पहला होता है एक पदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद नाम से भी क्लियर हो रहा है, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? एक पद हो। जैसे अगर किसी बहुपद में px = आपके पास में सिर्फ लिखा हुआ x या 2x, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। या दूसरे एग्जांपल लिख सकते हैं qx = x², ये भी एक पदी बहुपद हो गया। सिर्फ एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब बाइनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें दो पद हों। जैसे सपोज x प्लस x² प्लस x। आप देखिए इसमें दो पद लिए हुए हैं, एक ये पद है, एक ये पद है। पद कब बनते हैं? जब पदों के बीच में यानी कि दो संख्याओं के या दो व्यंजकों के बीच में प्लस या माइनस करके चिन्ह होता है तो वो अलग अलग पद हो जाते हैं। तो एक ये एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x² माइनस का 7 के बस 7 लिख दिया अगर हमने, तो ये भी एक दो पदी बहुपद हो जाएगा। तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आता है कि px = साफ, इसमें भी नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों? 3। तो 3 पद होंगे यानी कि x² प्लस x प्लस 1। आप देखिए 1 2 3 3 पद हो गए। और अगर एक और एग्जांपल है qx करके x² माइनस 7x प्लस 3, ये भी एक तरीके से त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं बहुपदी बहुपद। ये खुद ही बहुपदी बहुपद को पॉलिनोमियल ही बोला जाता है, पॉलिनोमियल। अच्छा, होता क्या है, एक ऐसा बहुपद की अगर बात करें जिसमें कि 3 से ज्यादा पद हो, मोर देन 3, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? बहुपदी बहुपद। तो px = जिसमें 3 से ज्यादा पद हो, जैसे मान लिया हमारे पास में x की घात 7 प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 7, ये इस तरीके से देख सकते हैं 4 पद हो गए। तो ये भी एक तरीके से बहुपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास में था पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घातों के आधार पर। सबसे पहले बात करें अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसे इंग्लिश बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें कि कोई भी चर राशि ना हो, यानी कि एक तरह से अचर राशि हो, px = 5। ये ऐसा बहुपद जो होगा वो होगा अचर बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो? 1, यानी जैसे x प्लस 1, या दूसरे एग्जांपल में qx करके 3x प्लस 7। अब देखिए x की घात यानी कि चर राशि की जो घात ली हुई मैंने, कितनी ली हुई? 1। दूसरा होता है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का एग्जांपल अगर बात करें तो एक ऐसा बहुपद जिसमें कि x की यानी कि चर राशि घात कितनी हो 2, तो x² + x, या देखिए अधिकतम घात इसकी 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल अगर ले इसका तो 2x² - x + 1, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की अगर बात करें तो px = एक ऐसा बहुपद जिसमें कि घात कितनी हो 3, तो x की घात 3 - 4x² + 7x - 2, ये त्रिघात बहुपद का एग्जांपल हो जाएगा। x की घात कितनी ली हुई है हमने यहाँ पर 3, तो इसीलिए ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। एक और होता है बहुपद जिसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। अगर किसी बहुपद का मान, या ऐसे कह सकते हैं कोई बहुपद आपने शून्य ले रखा है तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। यदि px = 0 है तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुपद के प्रकार या बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 2.1, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं जरा। कुछ क्वेश्चन मैं एक आपको आइडिया ही दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन से जो है आप खुद करिएगा, मैं एक आइडिया सब तरीके क्वेश्चन से उठा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि आपके पास में बहुत सारे बहुपद दिए हुए हैं, तो उनमें से ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कि क्या ये बहुपद है, और अगर नहीं है तो किस कारण नहीं है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि px = x² - 3x + 7, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि आप देखिए x की जो घातें हैं वो कैसी हैं, पूर्णांक घातें हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, यानी कि ऋण संख्याओं के बाद के पूर्णांक हैं, इसीलिए ये बहुपद है। हाँ, बहुपद है। लेकिन अगर इसका ये एग्जांपल है py = y + 1/y, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी गिवन है, तो अगर आप देखें तो इस y की घात जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1, तो -1 जो होती है वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होती है, तो नहीं, बहुपद नहीं है ये। क्यों? इसमें रीजन भी पूछा है, कारण भी बताना है, क्योंकि y की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी को समझाने के लिए। मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में t दिया हुआ है √t + √2, तो ये देखिए √2 जो दिया हुआ है ये तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारे। t की अगर घात को देखें तो किसी घात √ लगा होता है तो घात हो जाएगी 1/2 √2। अब आप देखिए t की जो घात है ये कैसी है, ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो इसका कारण यही हो जाएगा जो ऊपर लिखा था, क्योंकि y की जगह बस ये जाएगा t की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं जो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। दूसरा, उसके बाद में उन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि ये बताना है कि ये बहुपद किस प्रकार के बहुपद है, कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। तो अगर आपको जैसे मैंने बताया था परिभाषा के हिसाब से भी अगर एक पद हो तो एक पदी बहुपद